दोस्तों अगर 1857 से शुरुआत की जाए तो भारत ने करीब 100 साल तक स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया। इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था स्वराज यानी सेल्फ रूल हासिल करना। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसलिए हम में से कई लोग इस बात को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल है। और ये स्वाभाविक है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एम भारत में डेमोक्रेसी लाना ही था। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर इंडिपेंडेंट इंडिया के शुरुआती दौर में डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी की इनहेरेंट वीकनेस की वजह से शुरुआती दौर में इंडिया को एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत है, जिसे आगे चल के धीरे धीरे डेमोक्रेसी की डायरेक्शन में मूव किया जाना चाहिए। दोस्तों आज अगर एक नज़र हम ऑथोरिटेरियन स्टेट्स की तरफ डालें तो अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के एग्जाम्पल्स देखने को आसानी से मिल जाएंगे। एक तरफ अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे रिप्रेसिव स्टेट्स हैं जहां सिविल लिबर्टीज ना के बराबर हैं और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं है। वहीं सोवियत इन्वेजन से पहले अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ करता था जहां लोगों को सिविल लिबर्टीज उपलब्ध थीं। आज तालिबान के ऑपरेसिव रूल में गर्ल्स को एजुकेशन से लेकर अपने चॉइसेस के कपड़े पहनने की भी आज़ादी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट एशियन मोनार्कीज भी हैं जो अथॉरिटेरियन रजीम्स के अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ की मॉडल्स बन चुकी हैं। इन कंट्रीज में आज धीरे धीरे सिविल लिबर्टीज भी एडवांस हो रही हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में रिसेंटली विमेन को ड्राइव करने का राइट दिया गया है। चाइना और सिंगापुर अथॉरिटेरियन स्टेट्स होने के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल्स बन चुके हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट एक यूके बेस्ड रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन सालाना डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करती है जिसमें दुनिया की 167 कंट्रीज में डेमोक्रेसी की हेल्थ को ट्रैक किया जाता है। और ऐसा किया जाता है 60 इंडिकेटर्स की मदद से जो ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ये कैटेगरीज हैं इलेक्टोरल प्रोसेस, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टीज। रिसेंटली इस इंडेक्स और इसके जैसे और भी बहुत से इंडिसेस के अनुसार पूरी दुनिया में ऐसे स्टेट्स की तादाद बढ़ती जा रही है जो डेमोक्रेसी से ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म में मूल अंतर क्या है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या ये हमेशा ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और स्टेबिलिटी के लिए बेहतर ही रहेगी? आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म के बीच में फ़र्क कैसे किया जाता है और क्या हैं इनके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान। साथ ही विश्व के कुछ देशों को एग्जाम्पल लेकर डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियनिज्म का ट्रैक रिकॉर्ड जानने की कोशिश करते हैं। पर दोस्त आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के जीएस 2 के पॉलिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स के अंडर इस एरिया से सवाल जरूर पूछा जा सकता है। और इसीलिए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल वीडियो के अंत में आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि स्टडी आईक्यू ने हमेशा से अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है और एक बार फिर से आपकी तैयारी को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पे मिलने जा रहा है आपको भारी डिस्काउंट मंथ एंड सेल के अंतर्गत फ्रॉम 27th to 30th मई। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के मामले में ही नहीं बल्कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, जहां आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टीज के प्री प्लस मेंस के वीडियोस, पीपीटीज, एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम और रिवीजन के लिए एप्रोप्रिएट कंटेंट। ये सब कुछ मिलेगा आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। बस आपको जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कोड AGFlash और उसके बाद आप अपनी तैयारी को दे पाएंगे स्टडी आईक्यू के कोर्सेज से नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इन कोर्सेज को खरीदने की लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों पॉपुलर व्यू के विरुद्ध डेमोक्रेसी का आइडिया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में डेमोक्रेटिक आइडल्स पे बेस्ड रिपब्लिक्स 6th सेंचुरी BC जितनी पहले तक देखी जा सकती हैं। साक्या, लिच्छावी और माला इन रिपब्लिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जहां डिसीजन मेकिंग की पावर किसी एक राजा के पास नहीं बल्कि पब्लिक असेंबली के पास रहती थी, जिसमें सारे ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या फैमिलीज के हेड्स मेजॉरिटी वोट से डिसीजंस लिया करते थे। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ऐसे ही रिपब्लिक्स से बिलोंग करते थे। साथ ही ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए आइडियाज जो कई मायनों में स्टैब्लिश रिलीजियस कस्टम्स के खिलाफ थे, इसीलिए स्प्रेड हो पाए क्योंकि ऐसी रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करती थी। इस पॉइंट पर थोड़ी ही देर में वापस आएंगे। इन्हीं कारणों से
कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को डेमोक्रेसी की जननी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीता, ये रिपब्लिक्स हमारे इतिहास में कहीं खो गई और इनकी जगह मोनार्कीज ने ले ली, जो डेमोक्रेसी के विरुद्ध ऑथोरिटेरियन स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। एंशिएंट पीरियड में इन्हें जनपद और महाजनपद कहा जाने लगा। मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जन्म 17 से 20th सेंचुरी के बीच यूरोप में हुआ। इस बीच यूरोप में रिनेसेंस की आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आई, जैसे ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सलिज्म और रेशनलिज्म। इन आइडियाज को एक मास मूवमेंट में तब्दील कर दिया गया, जो साइंटिफिक थॉट और डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य था। रिनेसेंस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पर हम एक अलग से वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूरोप में जॉन स्टुअर्ट मिल ने नाइट वॉचमैन स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, जिसके अनुसार गवर्नमेंट को सिर्फ एक चौकीदार की तरह काम करना चाहिए, जिसका इंटरवेंशन वहीं पर हो जहां जरूरत है। बचे हुए स्पीयर्स में स्टेट को दखल नहीं देनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आज भारत की सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के आइडिया से मेल खाता है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो इस दौरान डेवलप हुआ था वो था वेलफेयर स्टेट, यानी ऐसा स्टेट जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करे, उन्हें इकोनॉमिकली डेवलप करे और सोचने या बोलने की आज़ादी दे। ये कॉन्सेप्ट आज भारत के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया गया है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को एकजुट करके एक पॉलिटिकल सिस्टम का जन्म हुआ, जिसे डेमोक्रेसी कहा गया। मॉडर्न एरा में लेट 17th सेंचुरी यूएसए ऐसा पहला देश बना जो सही मायने में इन आइडियल्स पर बेस्ड था। शायद इसीलिए यूएस को कई इंटेलेक्चुअल्स मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरिज्म की एक छोटी हिस्ट्री जानने के बाद आइए डिटेल में समझने की कोशिश करें कि ये कॉन्सेप्ट्स असल में हैं क्या। दोस्तों, हम सब ने स्कूल में एक पॉपुलर डेफिनेशन पढ़ी है दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन डेमोक्रेसी के एक छोटे पार्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। साथ ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का होना ही नहीं है। इस सरकार को चुनने का प्रोसेस भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जो अपने सिटीजन्स को एक मीनिंगफुल चॉइस ऑफर करे। इसका एक एग्जांपल है चाइना, जहां सरकार तो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन सिटीजन्स के पास चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ये प्रोसेस फ्री और फेयर होना चाहिए। किसी भी सिटीजन के साथ किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डालने की जबरदस्ती ना की जा सके और इलेक्शंस के रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट तरीके से मेजर और डिक्लेयर करे जाएं। साथ ही डेमोक्रेटिक होने के लिए ये इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पर बिना किसी डिले के कराए जाने चाहिए। साथ ही कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है, इसका बेसिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, जिसमें बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर कम्युनिटी और क्लास के लोगों को वोट करने का अधिकार मिले। इन सब चीज़ों के अलावा ये चुनी हुई सरकार जनता के लिए अकाउंटेबल और आंसरेबल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के इन फीचर्स के विपरीत कई पॉलिटिकल ऑथोरिटेरिज्म, जहां या तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते या उन इलेक्शंस में कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं दी जाती। ऑथोरिटेरिज्म का जन्म पड़ा ही इस बेसिस पर है कि अथॉरिटी जनता की जगह एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहती है, जैसे कि रिलीजियस हेड्स या एक पर्टिकुलर फैमिली, जैसे वेस्ट एशिया की हेरिटेरी मोनार्कीज में पाया जाता है। इस ऑथोरिटेरियन ग्रुप की जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और ना ही ये किसी को आंसरेबल होते हैं। दोस्तों, जहां डेमोक्रेसीज में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज होता है, वहीं ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में रूल बाय लॉ यानी कानून से राज होता है। रूल ऑफ लॉ के अंडर कानून सुप्रीम होता है और हर कोई अपने स्टेटस के बावजूद कानून के सामने इक्वल होता है, जबकि रूल बाय लॉ के अंडर रूलिंग क्लास को लॉ बनाने का अनलिमिटेड अधिकार होता है और इस पावर पर कोई चेक्स और बैलेंसेस नहीं होते। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि डेमोक्रेसी के डेवलप होने के लिए कुछ आइडियाज का डेवलप होना जरूरी था, जिसमें से एक था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का अर्थ है या बिलीफ कि ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक सुप्रीम एंटिटी है जो किसी और सुपीरियर एंटिटी को सर्व करने के लिए नहीं एग्जिस्ट करती। इस कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट का, जो डेमोक्रेसी में गॉड गिवन राइट्स मानी जाती है। डेमोक्रेसी में इन राइट्स को किसी भी ह्यूमन बीइंग से छीना नहीं जा सकता, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ एक्सेट्रा। इन राइट्स की वजह से डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना न सिर्फ अलाउड होता है, बल्कि इसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी भी माना जाता है और इनकरेज किया जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत ऑथोरिटेरियन रेजिम्स में इंडिविजुअल की जगह स्टेट को सुप्रीम माना जाता है। लोगों के पास स्टेट को क्रिटिसाइज करने के राइट्स नहीं होते और इसका अंजाम क्या होता है, ये हमें चाइना में 1989 के तियानामेन स्क्वायर मैसेकेर को देखने से पता चल जाता है।
जब एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए आर्मी मोबिलाइज करके 10,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। साथ ही ऑथोरिटेरियन स्टेट्स में ये पॉसिबल है कि माइनॉरिटीज़ को कोई भी राइट्स ना दिए जाएं। आज चाइना के शिनजियांग रीजन में उइगुर मुस्लिम्स को टारगेट करके डिटेंशन कैंप्स में डाला जा सकता है। यह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी के सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ही नहीं है। एक ट्रू डेमोक्रेसी की निशानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, जहां पॉवर्टी को एक इंडिविजुअल का फेलियर ना समझ के एक सोसाइटल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसे एड्रेस करने के लिए पूरे देश को मिलकर टैक्स भरना होता है। साथ ही जरूरी है सोशल डेमोक्रेसी, जहां समाज के पिछड़े वर्गों के डेवलपमेंट के लिए स्टेट खुद अपने आप को जिम्मेदार समझे। आज विश्व की सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के शाइनिंग एग्जांपल्स हैं इंडिया, ब्राजील, ज़्यादातर यूरोपियन देश और यूएसए। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी की तारीफ तो बहुत हो गई, लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन और स्टेबिलिटी के लिए इररिप्लेसेबल है? कैसा है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड? आइए इस बारे में जानने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं सिंगापुर और चाइना का। दोस्तों, सिंगापुर इंडियन ओशन में एक आइलैंड स्टेट है जो एशिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमीज में से एक है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन होने के बावजूद बहुत ही इफेक्टिव मॉडल पेश करती है, और शायद उसके इफेक्टिव होने का कारण इसका ऑथोरिटेरियन मॉडल ही है। सिंगापुर के फाउंडर ली कुआन हॉबेजियन फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, जिसके अनुसार ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ रूथलेस और विशियस होते हैं, और इसलिए उन्हें रेस्ट्रेन करना जरूरी है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसी फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम ही पॉसिबल है। सिंगापुर के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक ही मेन पार्टी है जिसके पास 60% से ज़्यादा वोट्स और 93% से ज़्यादा सीट्स हैं। इस सिनेरियो का एक नेचुरल आउटकम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसके कारण लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी कंटिन्यूटी सिंगापुर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं। इस वजह से यहाँ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम और लीन गवर्नेंस जो मिनिमम रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार सिंगापुर दुनिया की 3rd लीस्ट करप्ट कंट्री है। दोस्तों, सिंगापुर के बाद आइए अब चलते हैं उसी से मिलती जुलती एक कंट्री चाइना की तरफ। दोस्तों, चाइना एक ऑथोरिटेरियन रिप्रेसिव स्टेट है, जहां सिटीजन्स के पास सोशल मीडिया और इंटरनेट एक्सेस जैसे बुनियादी अधिकार भी नहीं है। तियानामेन स्क्वायर मैसेकेयर और उइगुर मुस्लिम्स की कंडीशंस के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, जिससे यहाँ के सिविल राइट्स सिनेरियो को जानना मुश्किल है। चाइना के ऑथोरिटेरियन इकोनॉमिक मॉडल के आर्किटेक्ट थे डेन ज़ाओपिंग, जो सिंगापुर से काफ़ी इम्प्रेस थे। इसलिए चाइना के इकोनॉमिक मॉडल बहुत से एस्पेक्ट्स में सिंगापुर को मिरर करते हैं। ये मॉडल इकोनॉमिक एसेट्स की स्टेट ओनरशिप पे बेस्ड कम्युनिस्ट मॉडल है, लेकिन इस मॉडल को कितना एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया गया इसका सबूत है कि आज भी सर्वाइव कर रहा है। जबकि डेमोक्रेटिक इंडिया में एयर इंडिया जैसी बहुत सी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज की इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का खामियाजा देश को बहुत सालों तक भुगतना पड़ा है। आज चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनीज चाइना के 80% एफडीआई आउटफ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उसकी सॉफ्ट पावर को कॉमर्स के जरिए बढ़ावा देती है। आज चाइना में वर्ल्ड के दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं। साथ ही पॉवर्टी रिडक्शन में चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड मैच करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, डेमोक्रेसी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, और इस बात को समझने के लिए रिसेंट फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जांपल सबसे रिलेवेंट है। एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का सबसे अनरिफॉर्म्ड सेक्टर है। फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए लिमिटेड एवेन्यूज उपलब्ध हैं, और प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू फार्मर से उनकी प्रोड्यूस नहीं खरीद सकती। ऐसे शॉर्टकमिंग्स को हटाने के लिए फार्म लॉस का अमेंडमेंट किया गया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन साबित हो सकता था और फार्मर्स की इनकम को डबल करने का एक माध्यम बन सकता था। लेकिन ये अमेंडमेंट कोविड लॉकडाउन के समय ऑर्डिनेंस रूट से लाए गए और इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। ऐसे और अन्य बहुत से कारणों की वजह से गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच गैप क्रिएट हुए, जिसका रिजल्ट बना फार्मर प्रोटेस्ट, जिसके बाद इन लॉस को रिपील करना पड़ा। इस एग्जाम्पल से डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ पता चलती है कि जनता की सहमति के बिना बनाया गया कानून सस्टेनेबल ही नहीं हो सकता। लेकिन यही डेमोक्रेसी की वीकनेस का भी पता चलता है कि पॉलिसी पैरालिसिस और रिफॉर्म्स की स्लो पेस डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कारण देश को कई नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन स्टेट्स दोनों के ही सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखकर ये पता लगाना आसान है, सक्सेस या फेलियर्स दोनों ही मॉडल में पॉसिबल हैं। ऑथोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी एक दूसरे के विपरीत हों ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन किसी भी देश की सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर लिबरल ऑर्डर हो, यानी बोलने, सोचने, अपने मन का प्रोफेशन परस्यू करने आदि की आज़ादी होना ज़रूरी है। लिबरल ऑर्डर के बेसिस हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट प्रेस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सिविल सोसाइटी और रूल ऑफ लॉ। चाइना और सिंगापुर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ही वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे का कारण है। इसका एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री में भी देखना मुश्किल नहीं है। जब एंशिएंट टाइम में इंडिया में रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करती थी तो देश में एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन मुमकिन हो पाया, जिसकी वजह से भारत ने दुनिया को बुद्धिज्म और जैनिज्म दिया। गुप्ता एरा को इंडिया की साइंटिफिक, इकोनॉमिक, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए गोल्डन एरा कहा गया है। गुप्ता पीरियड में ये सब इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया गया। लेकिन कॉलोनियलिज्म के दौरान हमारे देश में लिबरलिज्म का अंत हुआ और भारत अपने डार्केस्ट एरा से गुजरा। दोस्तों, लिबरल ऑर्डर के कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं जो इसे इतना डिजायरेबल बनाते हैं। इकोनॉमिक लिबरलिज्म वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करता है, जिससे पॉवर्टी जैसी समस्या से निपटा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ओपन इकोनॉमीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा होने से एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर से फंड्स और नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन नए आइडियाज़ और डिबेट्स को इंकरेज करता है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट और इनोवेशन के बेसिस हैं। जबकि लैक ऑफ लिबरल ऑर्डर की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट ना होना स्वाभाविक है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स ह्यूमन नेचर के बेसिक पार्ट हैं। इन राइट्स के एब्सेंस में प्रोटेस्ट होती है, जिनका अंत या तो सिविल वॉर होता है या लोगों का ध्यान डोमेस्टिक इश्यूज से हटाने के लिए बहुत से स्टेट्स इंटरनेशनल वॉर शुरू कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल यूक्रेन में 2004 से 5 में हुई ऑरेंज रिवॉल्यूशन है, जब यूक्रेन के लोगों को लगने लगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का राइट उनसे छीना जा रहा है और इसे बदलने के लिए उनके पास कोई और रिकोर्स भी नहीं है, तो क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचा। दोस्तों, लिबरलिज्म के एब्सेंस में कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज डिस्करेज होती हैं। इसका उदाहरण है कि कुंग-फू और पांडा दोनों ही चाइना के कल्चरल सिंबल्स हैं, लेकिन कुंग-फू पांडा मूवी हॉलीवुड में ही बन पाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स दोनों में ही अगर लिबरल ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन और स्टेबिलिटी मुमकिन है। साथ ही कोई भी मॉडल किसी भी देश पर थोपना ठीक नहीं है। हर देश अपने यूनिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जियोग्राफी, कल्चर और बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अपना मॉडल चुनने के लिए आज़ाद होना चाहिए। सिर्फ इस तरह चूज किया गया मॉडल ही उस देश के लिए सस्टेनेबल हो सकता है। इसीलिए ये पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में है कि लिबरल ऑर्डर ही वर्ल्ड को डोमिनेट करे, क्योंकि ऐसा होने से ग्रोथ और स्टेबिलिटी निश्चित की जा सकती है। लिबरलिज्म ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन स्टेट्स दोनों ही कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को लेके आपका क्या ओपिनियन है? आई नो ये थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन था, बट इस डिस्कशन में आपका इन्वॉल्वमेंट होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और उसी की रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, राइजिंग थ्रेट टू लिबरलिज्म अराउंड द वर्ल्ड इज अ थ्रेट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। सब्सटैंशिएट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।